वेलकम एवरीवन, मैं हूँ प्रतीक्षा। गाइज, हम सभी लोगों का अटैचमेंट किसी न किसी चीज से जरूर होता है, लेकिन क्या हो कि ये अटैचमेंट किसी रोबोट से इतना ज्यादा हो जाए कि आप जैसी फीलिंग्स रोबोट में भी आ जाए और आप भी उसके लिए उतना ही फील करें। एक रोबोट जिसमें इतनी ज्यादा फीलिंग हो कि वो इंसान जैसा प्यार किसी एनिमल से भी करे। गाइज, एक वक्त सच में ऐसा आएगा जो शायद आज वक्त है वो हम कभी फ्यूचर में ना देख पाए। रोबोट्स की ऐसी ही मूवी को प्रेजेंट करने के लिए 2021 के अंदर एक बहुत ही शानदार मास्टरपीस आया था, जिस मूवी का नाम फिंच है। तो चलिए फिर बिना प्रतीक्षा कराए आज मैं आप सभी लोगों को उसी एक शानदार रोबोट के पास ले चलती हूँ जिसके पास शायद इंसानों से भी ज्यादा इमोशंस हों। मूवी की टाइमलाइन उस समय की दिखाई गई है जबकि अर्थ पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका है। अर्थ के ऊपर हर तरफ रेत ही रेत बिछ चुकी है, हर तरफ बस स्ट्रोम आता रहता है। इस समय पे हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम फिंच है। हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई थी कि अगर डिस्क्राइब किया जाए तो 150 के करीब तक का टेम्परेचर पहुंच चुका था। ये बात फिंच को उसके हाथ पे लगी घड़ी बताती है। इसी कारण यूवी रेडिएशन का लेवल भी बढ़ गया है। फिंच के पास एक रोबोट भी था, इसी कारण वो सामने दिखने वाले स्टोर के अंदर चला जाता है अपने रोबोट के साथ। अब लोगों के पास ज्यादा कुछ सामान तो था नहीं, इसी कारण जो कुछ भी चीजें इन्हें मिलती थी वही चीजें ये लोग कलेक्ट करते थे। मोस्टली फिंच यहाँ पे डॉग फूड इकट्ठा किया करता था। जिस जगह से फूड ले लिया गया है, जो जगह सेफ है या सेफ नहीं है, इसके बारे में फिंच उस जगह को मार्क करके जाया करता था। फिंच अपने रोबोट को वापस से अपने ट्रक में ले आता है, मैप को देखता है कि किस जगह पे वो जा चुका है और अब उसे कहाँ जाना है। अर्थ के इस तरह बर्बाद होने का कारण सोलर फ्लेयर को बताया गया है। इस सोलर फ्लेयर ने ओजोन लेयर में कई सारे होल किए हैं। इन होल्स के कारण काफी ज्यादा टेम्परेचर और रेडिएशन बढ़ गया है और अब इस रेडिएशन से हर कोई इंसान जिंदा नहीं बच सकता है। इसी कारण काफी कम लोग जिंदा बचे हैं, वो भी मास्क के जरिए। कभी भी यहाँ पे तूफान आ सकता है और इस समय पे फिंच के सामने एक बहुत बड़ा स्ट्रोम था। उस स्ट्रोम के अंदर फिंच मारा जा सकता है, इसी कारण वो गाड़ी बैक करके दूसरी तरफ से जाने लगता है। फिंच ने अपना शेल्टर एक फैक्ट्री में बनाया हुआ था जहाँ पे ये लोग पहुँच चुके थे। फिंच घर आने के बाद खुद को फ्रेश करता है, साथ ही साथ अपने रोबोट को भी फ्रेश करता है। फिंच एक रोबोटिक इंजीनियर था, ये बात उसके आई कार्ड को देख के समझ आती है। इतने बड़े डिस्ट्रॉय के बाद में फिंच की कोई फैमिली नहीं दिखाई गई है और उस तबाही के बाद से फिंच इसी लैब के अंदर रह रहा है। फिंच के डॉग का नाम गुडियर था, जिसे वो बहुत प्यार करता है। फिंच के जाने के बाद में गुडियर अकेला रहता था, इसी कारण फिंच के आने पे वो उसे बहुत प्यार करता है। अब रोबोट जो भी चीजें फिंच के साथ जाके लाया था वो चीजें वो गुडियर को भी देता है और उसके बाद में फिंच गुडियर को खाना भी देता है। फिंच की इसी जगह पे एक लाइब्रेरी भी थी। लाइब्रेरी से बुक निकाल के फिंच उस बुक को एक रोबोट को देता है जिसे कि वो स्कैन करने के लिए कहता है। उस बुक के अंदर बेसिक सर्वाइवल के अलावा डॉग को मैनेज करने के कई सारे तरीके लिखे हुए थे। फिंच यहाँ पे अब एक और नए रोबोट पे काम करता है। फिंच ने ये सारी इन्फॉर्मेशन स्कैन इसलिए करवाई थी क्योंकि वो सारी इन्फॉर्मेशन इस रोबोट के अंदर ट्रांसफॉर्म करने वाला था। रेडिएशन इफेक्ट की बुक पढ़ने के बाद में फिंच को पता चलता है एक रेडिएशन पॉइजन की बीमारी से सफर कर रहा है। फिंच हर टाइम अपने रोबोट पे काम करता है, इसी कारण वो अपने दूसरे रोबोट रोवर से आंखें निकाल के इस नए रोबोट में लगा देता है। स्कैन किए हुए डेटा को भी अब फिंच अपलोड करने लगता है। कई सारे एरर के बाद में अब जाके ये रोबोट कुछ एक्टिविटी करने लगा था, लेकिन इसकी एक्टिविटी कुछ भी समझ में नहीं आ रही थी फिंच को। स्पीच सॉफ्टवेयर लगाने के बाद में अब ये रोबोट फिंच से बात भी कर पा रहा था। फिंच अपने इतने बड़े एक्सपेरिमेंट को देख के बहुत खुश था। इसी के साथ में वो इस रोबोट को सर्वाइव करने के कुछ रूल्स भी बताता है। फिंच रोबोट को कहता है कि तुम्हें कभी भी किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाना है और सबकी मदद भी करनी है। जिस चीज के लिए रोबोट को बनाया गया है वही चीज रोबोट को सिखाई जाती है कि अगर फिंच कभी नहीं होगा तो उसे बस गुडियर का ध्यान रखना है। इनकी बातें करने के टाइम पे लाइट्स चली जाती है, जिसके बाद फिंच एक विंड मिल के ऊपर आ जाता है। असल के अंदर उस विंड मिल से ही उस लैब के अंदर इलेक्ट्रिसिटी आती थी। फिंच बड़ी मेहनत के बाद में इलेक्ट्रिसिटी को स्टार्ट कर देता है, लेकिन फिंच को ये भी पता चलता है कि उसके सामने एक बहुत बड़ा स्ट्रोम आ रहा है। फिंच नीचे आने के बाद में रोबोट को वेदर सिस्टम से कनेक्ट करके पता लगाता है कि ये स्ट्रोम 24 घंटे के अंदर यहाँ पे पहुंच जाएगा और इस स्ट्रोम को जाने के अंदर तकरीबन 40 दिन के आसपास लगेंगे। फिंच को लगा था कि इस बार वो इस स्ट्रोम से नहीं बच पाएगा, इसी कारण उसे कोई सेफ जगह ढूंढनी पड़ेगी। फिंच अब तक सैन फ्रांसिस्को के पहाड़ों के बारे में नहीं सोच पाया था और इस बार वो उसी जगह के बारे में सोचता है। फिंच को लगा था कि उस जगह पे अभी तक कोई नहीं गया होगा, इसी कारण वो सेफ हो सकती है। फिंच की तबीयत अब खराब होने लगी थी। फिंच को इसके सिस्टम अपने मुंह से निकले हुए ब्लड से पता चलते थे और अब वो रोबोट के अंदर डेटा ट्रांसफर की स्पीड बढ़ा देता है। रोबोट इस चीज की वार्निंग देता है कि शायद इस स्पीड के कारण उसके पास में सारा 100% डेटा ट्रांसफर नहीं होगा, लेकिन फिंच रोबोट को कहता है कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है, इसी कारण ये काम जल्द करना पड़ेगा। जिसके बाद अब रोबोट की ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। फिंच रोबोट को चलना सिखाता है। देखते ही देखते रोबोट काफी सारी चीजें सीखने लगा था। फिंच यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट सामानों को लेके अब निकलने लगा था। इसी के साथ वो कैमरे के अंदर अपने डेली रूटीन रिकॉर्ड करता है। जो आंख उसने अपने दूसरे रोबोट
रोबोट से निकाली थी, फिंच अब उसे भी ठीक कर देता है। फिंच के पास एक अच्छी खासी वैनिटी वैन थी जिसे लेके वो आगे की तरफ निकलता है। इन लोगों ने बहुत लंबा सफर तय किया था, जहाँ पे इन लोगों के बीच में शहर भी आता है तो सुनसान रास्ते भी आते हैं। जिस सुनसान रास्ते से फिंच जा रहा था उस रास्ते पे अब सिर्फ और सिर्फ रेत भरी हुई थी। इसी कारण वो अपने डॉग और रोबोट दोनों को बताता है कि एक टाइम पे ये जगह इतनी ज्यादा हरी भरी थी कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। रोबोट इस समय पे एक अडल्ट रोबोट नहीं था बल्कि एक चाइल्ड रोबोट के अकॉर्डिंग वो सारी चीजों को ऑब्जर्व कर रहा था। रोबोट को हर चीज के बारे में क्यूरियोसिटी थी, इसी कारण वो पोस्ट कार्ड देखते हुए फिंच से इसके बारे में पूछता है। फिंच रोबोट को बताता है कि इंटरनेट आने से पहले लोग एक दूसरे से पोस्ट कार्ड के जरिए ही कम्युनिकेट किया करते थे। सैन फ्रांसिस्को वाला सबसे स्पेशल पोस्ट कार्ड है जो कि उसके अंकल ने उसे भेजा था। रोबोट के पास में जब सारी इन्फॉर्मेशन डाउनलोड नहीं हो पाई थी, इसी कारण रोबोट के पास अभी हर चीज की इन्फॉर्मेशन नहीं है और उसे काफी सारी चीजें सीखना बाकी थी। फिंच को भी इस बारे में पता था कि रोबोट अभी पूरी तरीके से ट्रेंड नहीं है। सिटी में आने के बाद फिंच अपने साथ में रोबोट को लेके बाहर आता है और उसे कई सारी नई नई चीजों के बारे में भी बताता है कि आखिर वो सर्वाइव कैसे कर सकता है। फिंच के सामने एक बड़ा सा थिएटर था और वो उसी के अंदर चला जाता है, जहाँ पे लगे एक बड़े से मिरर के अंदर रोबोट अपने आप को देखता है कि वो कैसे फिंच से बिल्कुल अलग दिखाई देता है। फिंच को बाय चांस इस जगह पे कुछ पॉपकॉर्न के पैकेट मिल जाते हैं। फिंच उन पॉपकॉर्न को लेके बाहर एक कंटेनर के ऊपर रखता है, जिसके कारण सभी को पता चलता है कि यहाँ का टेम्परेचर इतना ज्यादा है कि बाहर धूप में रखने पे उसकी रेडिएशन से पॉपकॉर्न पक के बाहर आ गए हैं। जिस जगह पे फिंच था उस जगह तक स्टॉर्म पहुंचने वाला था, इसी कारण उस जगह को छोड़ के फिंच को फटाफट निकलना पड़ता है। फिंच के हाथ में जो रेडियो ट्रांसमीटर वाली वॉच थी वो उसे वार्न करने लगती है कि जल्द ही तूफान इनको उड़ा देगा। अगर इन लोगों ने खुद को सिक्योर नहीं किया तो ये तूफान से नहीं बच पाएंगे। फिंच को भी समझ में आ चुका था कि ये लोग भाग के नहीं जा पाएंगे, इसी कारण वो गाड़ी को रोक देता है और खुद के बचने के लिए रोबोट की मदद लेकर इस पूरी वैनिटी वैन को बड़ी बड़ी केबलों से बांध देता है। रोबोट आखिरी केबल बांधने के अंदर देरी कर चुका था, इसी कारण फिंच उसे काफी जोर से बुलाता है अंदर। देखते ही देखते एक बहुत बड़ा स्टॉर्म इनके ऊपर अटैक करता है और उसके रुकने के बाद फिंच बाहर आता है। उस इतने खतरनाक स्टॉर्म के अंदर ये पूरी वैन ऊपर से नीचे हो जाती है, हर सामान इधर उधर गिर जाता है, लेकिन फिर भी ये लोग बच जाते हैं। जिसके अंदर बांधी हुई कई सारी केबल भी टूट चुकी थी। जो केबल अब तक भी इस वैन को रोके रखी हुई थी उस केबल को रोबोट ने बांधा था। फिंच को पता चलता है कि उसका टायर टूट गया है और फिंच को ये भी पता चलता है कि वो टायर चेंज करने वाला इंस्ट्रूमेंट अपने साथ नहीं लेकर आया है, लेकिन उसके साथ में अपना रोबोट था और रोबोट टायर को चेंज करने में फिंच की मदद करता है। फिंच को बहुत खुशी होती है कि उसने जो रोबोट बनाया है वो उसके हर सिचुएशन में मदद कर रहा है। फिंच अब इस रोबोट से कम्युनिकेट करने के लिए उसे एक नाम देना चाहिए था। ये रोबोट इस कारण बहुत खुश था। इस रोबोट को जैक नाम दिया जाता है, लेकिन रोबोट को ये नाम पसंद नहीं आता। रोबोट कहता है कि जैक तो किसी इंस्ट्रूमेंट का नाम होता है, आखिर मैं ये नाम कैसे रख सकता हूँ। तब ये रोबोट खुद अपने नाम के बारे में काफी सोचता है और खुद का नाम जेफ रखता है। फिंच भी इस नाम को सुन के खुश था और उसके बाद में रोबोट यानी कि जेफ का वेलकम करता है इस दुनिया में। एक दिन जब फिंच सो रहा था तो उसे गुडियर के भौंकने की आवाज आती है। तब फिंच उठ के देखता है तो उसे पता चलता है कि जेफ गुडियर से दोस्ती करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन गुडियर जेफ के ऊपर बिलीव नहीं करता, इसी कारण जोर जोर से भौंकता रहता है। जेफ को भी इस बात से बहुत प्रॉब्लम होती है कि ये कुत्ता मुझे पसंद नहीं करता। तब फिंच समझाने लगता है कि इसे पसंद करने के लिए तुम्हें इसका ट्रस्ट जीतना होगा। आगे बढ़ने पे फिंच अपनी स्टोरीज बताना शुरू करता है, जिसकी मदद से वो शायद फिंच को समझा सके कि कैसे गुडियर उसके ऊपर बिलीव करे। फिंच की तबीयत धीरे धीरे और बिगड़ने लगती है। थोड़ी देर बाहर आने के लिए उसे रोड साइड एक कैफे दिखाई देता है और वो उसी में जाता है। बाहर इतनी ज्यादा धूप थी कि वो गुडियर को ऐसे बाहर नहीं छोड़ सकता था, इसी कारण गुडियर को वो जेफ को देता है और खुद बाहर आता है। फिंच को पता चलता है कि उसकी तबीयत धीरे धीरे करके बिगड़ती ही जा रही है। सेम टाइम पे गुडियर भी जोर जोर से भौंकने लगता है। बाहर आने के बाद फिंच देखता है कि कैसे जेफ उसके साथ में जबरदस्ती कर रहा है गुडियर को नीचे लाने के लिए। इसी कारण फिंच यहाँ पे जेफ को डांटता है और गुडियर को अपने साथ में लेकर आता है। वो जेफ को कहता है कि यहाँ का एनवायरनमेंट हमारे लिए ठीक नहीं है। जिसके बाद अब जेफ खुद ही इस कार को चलाने की कोशिश करता है और सीखने के चक्कर के अंदर जेफ उस वैनिटी वैन का एक्सीडेंट करवा देता है। अब यहाँ पे इतना तेज रेडिएशन की धूप थी कि फिंच अपना सूट मांगने लगता है और ऊपर से जेफ के ऊपर चिल्लाने भी लगता है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, वापस इस वैनिटी वैन को लेकर आओ, नहीं तो मेरा सूट लेकर आओ। लेकिन जेफ मना करने के बावजूद भी इस वैनिटी वैन को चलाता है और पीछे लेकर आता है और एक बार फिर से वैन का एक्सीडेंट कर देता है। फिंच इस टाइम पे बहुत ज्यादा गुस्से में आ चुका था और अब उसे जेफ को समझाना ही था कि आखिर ये रेडिएशन उसके लिए कितनी ज्यादा खतरनाक है। फिंच अपना एक हाथ बाहर निकालता है जो कि पूरी तरीके से जलने लगा था। इस बात से जेफ को समझ में आता है कि उसने कितनी बड़ी गलती की। अगर यूवी रेडिएशन वाला सूट फिंच को नहीं मिल पाता तो वो मर जाता। फिंच जेफ को बताता है कि उसने जेफ को इसीलिए बनाया है कि फिंच के बाद में वो बस गुडियर का ध्यान रख सके। अब इस रोबोट के अंदर अपने आप इमोशंस भी बनने शुरू हो गए थे। इसी कारण इस बात को सुनने के बाद जेफ को बहुत बुरा लगता
लगता है। लेकिन अब जेफ जब बुरा मान चुका था, इसी कारण वो बाहर भी नहीं आता और फिंच से बात भी नहीं करता। इसी कारण फिंच अब जेफ से बातें करने लगता है और उसके गुस्सा होने के कारण वो उसे गाड़ी चलाने के बारे में भी बताता है। देखते ही देखते जेफ अब गाड़ी चलाना भी सीख चुका था, जो पहले तो खराब चलाता है लेकिन बाद में अच्छी तरीके से चलाने लगता है। रात में रेस्ट करने के टाइम पे जेफ यहाँ पे देखता है कि आराम से फिंच बाहर निकल के आया है और बैठा भी है। इसी कारण फिंच पूछता है कि हम लोग रात में क्यों नहीं ट्रेवल करते हैं जब दिन की धूप इतनी ज्यादा खतरनाक है। फिंच यहाँ पे बताने लगता है कि खतरा इस धूप का नहीं है बल्कि खतरा इंसानों का भी है। जितनी खतरनाक ये धूप है उससे ज्यादा खतरनाक इंसान हो रखे हैं। रेडिएशन के कारण हर एक इंसान रात में बाहर निकलता है। आज के टाइम पे ये इंसान इतने ज्यादा खतरनाक हो चुके हैं कि खुद के सर्वाइवल के लिए वो किसी को नहीं छोड़ेंगे। फिंच अब अंदर जाने के बारे में कहता है, लेकिन जेफ कहता है कि उसे थोड़ी देर और बाहर बैठना है। अब जितनी इन्फॉर्मेशन जेफ को मिली थी, इसी कारण वो उस तरीके से एक्टिविटी भी करता है। रोबोट को पता नहीं ठंड लगती है या नहीं लगती है, लेकिन अगली सुबह हम देखते हैं कि जेफ इंसानों के जैसे ब्लैंकेट ओढ़ के बैठा था। फिंच की आवाज आने पे जेफ अंदर जाके देखता है। तब उसे पता चलता है कि फिंच की हालत बिगड़ती ही जा रही है, उसे ब्लड की वॉमिट हो रही है और उसे इसी कारण बुखार भी है। गुडियर भी फिंच को लेके परेशान था, इसी कारण वो जेफ को आगे नहीं आने देता। लेकिन फिर भी जेफ बुरा नहीं मानता और फिंच की तबीयत ठीक करने के लिए उसके सर पे पट्टियां रखता है। ये चीज देख के गुडियर भी भौंकना बंद कर देता है। फिंच की इस बिगड़ी हुई हालत को देख के गुडियर भी परेशान था और इन दोनों को देख के जेफ को लगता है कि फिंच को जल्द से जल्द हॉस्पिटल ले जाने की जरूरत है। क्योंकि जब जेफ ने फिंच से पूछा था कि जेफ उसके लिए क्या कर सकता है, तो फिंच कहता है कि क्या तुम डॉक्टर ला सकते हो। और तभी जेफ यहाँ पे फिंच को अपने साथ लेके हॉस्पिटल के लिए निकलता है। जेफ अब फिंच को लेके डेनवर सिटी में पहुंच चुका था। गुडियर को वो फिंच के पास रखता है और खुद दूसरे रोबोट के साथ में एक हॉस्पिटल में जाता है। फिंच ऊपर जाने से पहले उस छोटे रोबोट को बाहर छोड़ देता है और कुछ दूसरे सप्लाईज कलेक्ट करने के लिए कहता है। खुद फिंच ऊपर जाता है जहाँ पे उसे कुछ मेडिसिन और इसी के साथ में एक कोट भी मिल जाता है। फिंच की जब आँख खुलती है तो उसे पता चलता है कि ये लोग एक हॉस्पिटल के बाहर खड़े हैं, लेकिन फिंच को पता था कि ये हॉस्पिटल नहीं है बल्कि एक ट्रैप है। इसी कारण वो खुद का यूवी सूट पहन के कैसे तैसे करके जेफ को लेने के लिए जाता है। रोवर जब यहाँ पे एक सप्लाई को उठाने की कोशिश कर रहा था तो उसी टाइम वो एक ट्रैप में फंस जाता है और बुरी तरीके से उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। फिंच उसी टाइम जब वहाँ पहुँचता है और उसकी टूटी हुई हालत को देख के फिंच को बहुत गुस्सा आता है और बहुत बुरा भी लगता है। इसी कारण वो जेफ के आने पे उसे बहुत डांटता है। वो जेफ को ढूंढने के लिए जाता है और उसे पता चलता है कि ये एक ट्रैप है जिसके कारण ये सब लोग खतरे में हैं। यहाँ जेफ तो बड़ा खुशी खुशी बताता है कि उसे क्या क्या मिला है, लेकिन फिंच जेफ को बुरी तरीके से डांटने लगता है कि उसके कारण आज उसका रोवर भी टूट गया है। इसी टाइम पे कुछ आवाजें आने के कारण फिंच जल्दी से जेफ को लेके यहाँ से भागने लगता है। जेफ गाड़ी तेज नहीं चला पाता, इसी कारण फिंच यहाँ पे गाड़ी तेज चलाता है। इसी के साथ हम पार्किंग में खड़ी एक गाड़ी की लाइट चलते हुए देखते हैं। जैसा कि फिंच ने बताया था कि इंसान हर जगह पे मौजूद है और इस बात से साफ पता चल गया है कि फिंच और इसके रोबोट्स बिल्कुल भी सेफ नहीं है। आगे जाने के बाद फिंच जेफ को गाड़ी ड्राइव करने के लिए कहता है और खुद की सेफ्टी के लिए गन भी निकालता है। फिंच को पता चल चुका था कि इन लोगों को जरूर किसी ने देख लिया है। आगे जाके पता चलता है कि जिस गाड़ी की लाइट चली थी वो गाड़ी फिंच का पीछा करते करते बहुत दूर तक आ गई है। फिंच जेफ को कहता है कि जितना तुमसे तेज गाड़ी चलाई जा सकती है उतनी तेज गाड़ी चलाओ। फिंच को अपने सामने से एक ब्रिज दिखाई देता है। फिंच को लगता है कि शायद इसके नीचे छुप के वो उन लोगों से बच सकता है, लेकिन उसकी हाइट इतनी कम थी कि जेफ पहले ही इन्फॉर्म कर चुका था कि वो लोग यहाँ से नहीं निकल पाएंगे। जेफ के मना करने के बावजूद भी फिंच पूरे स्टीयरिंग को मोड़ देता है और उस ब्रिज से निकलने की कोशिश करता है। लेकिन अब जैसा कि जेफ ने बताया था कि इस ब्रिज की हाइट काफी कम है, उसी के कारण ये वैन बुरी तरीके से टूटने लगती है। अब लोग आके इन्हें ढूंढ लेते, इसी कारण जेफ बाहर निकलता है और वैन को काफी स्ट्रांगली धक्का देने की कोशिश करता है। कुछ देर के बाद में ये लोग अपनी वैन को उस ब्रिज के नीचे तक ले आते हैं और तब जाके फिंच को लगता है कि अब शायद इन्हें कोई नहीं पकड़ पाएगा। फिंच को लगता है कि उसकी हालत खराब हो रही है, अगर वो यहाँ से भागेगा तो हो सकता है कि शायद ये लोग कुछ दूर भी ना पहुँच सके। इसी कारण वो इसी जगह पे रुकने के बारे में सोचता है। लेकिन जेफ को फिंच के ऊपर पूरा बिलीव था और वो उसे आगे बढ़ने के लिए हमेशा मोटिवेट करता है। लेकिन फिंच को इंसानों की फितरत पता थी, इसी कारण वो जेफ को एक स्टोरी बताता है कि कैसे काफी टाइम पहले जब वो एक मॉल के अंदर गया था कुछ सामान इकट्ठा करने के लिए, तो उस समय उसे एक छोटी लड़की दिखाई दी जिसके हाथ में पहले से ही गन थी और उसके साथ उसकी माँ भी थी। लेकिन तभी वहाँ पे कुछ गुंडे आते हैं और सामानों को चोरी करने के लिए वो उन दोनों को ही गोली से 1 मिनट में मार देते हैं। भूख इंसान को इतना बुरी तरीके से पागल कर चुकी थी कि कोई भी किसी को किसी भी वक्त मार सकता है। फिंच वहाँ पे होने के बावजूद भी उन दोनों की मदद नहीं कर पाया और इस चीज का दुख आज तक भी फिंच को है। फिंच जब उस जगह पे जाता है तो उस बच्ची के बैग में उसे गुडियर मिलता है। इसी कारण फिंच इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार गुडियर से ही करता है। जेफ भी अब इन चीजों को सुन के इमोशनल सा होने लगा था और उसे समझ में आ रहा था कि फिंच गुडियर को इतना प्यार क्यों करता है। ये लोग वापस से अपना सफर शुरू कर चुके थे। फिंच यहाँ पे पोस्ट कार्ड को देखते हुए ये
ये अंडरस्टैंड कर चुका था कि सैन फ्रांसिस्को वाला पोस्ट कार्ड उसे किसी अंकल ने नहीं बल्कि फिंच के फादर ने ही भेजा था। इन लोगों की मशीन यहाँ पे ये इंडिकेट करती है कि यहाँ पे धूप और रेडिएशन दोनों ही बहुत कम है। जेफ यहाँ पे एक बटरफ्लाई को भी देखता है। इसका मतलब है कि यहाँ पे रेडिएशन कम होने के कारण ही बटरफ्लाई सर्वाइव कर पाई है। इसका मतलब है कि ये लोग भी बाहर निकल सकते हैं। फिंच जब बाहर आके देखता है तो उसे बिल्कुल भी धूप फील नहीं होती है, बल्कि यहाँ पे किसी तरीके का कोई रेडिएशन नहीं था। काफी टाइम बाद फिंच खुली हवा के अंदर सांस ले रहा था और उसे बहुत अच्छा लगता है। अब फिंच को भी पता था कि उसके बचने के बहुत कम दिन बचे हैं, इसी कारण वो इस मोमेंट को एंजॉय करना चाहता था। वो खुद के सबसे अच्छे पुराने कपड़े पहनता है और इस मोमेंट को पिकनिक मोमेंट सेलिब्रेट करता है। फिंच कहता है कि जब से दुनिया बर्बाद हुई है तब से लेकर ये उसकी लाइफ का अब तक का सबसे बेस्ट मोमेंट है। जेफ यहाँ पे फिंच के डैड के बारे में जानना चाहता था, इसी कारण पोस्ट कार्ड दिखाकर वो पूछ लेता है। तब यहाँ पे फिंच वापस से एक स्टोरी सुनाना शुरू करता है कि फिंच के फादर आर्मी में थे और आर्मी में होने के कारण वो बिजी भी थे। इसी कारण फिंच के 15th बर्थडे पे उसे पोस्ट कार्ड मिला था, जिस कार्ड के अंदर फिंच के डैड फिंच से मिलने वाले थे और ये सूट फिंच ने इसी कारण खरीदा था ताकि वो अपने डैड से मिलके उन्हें इम्प्रेस भी कर सके। लेकिन फिंच के डैड उससे मिलने के लिए कभी आए ही नहीं। तब जेफ अपनी कैलकुलेशन देख के बताता है कि अगर अभी भी वो निकले तो वो जरूर फिंच के डैड से 18 घंटे में मिल सकते हैं, वो भी गोल्डन गेट पे। तब फिंच साफ बताता है कि मेरे पास शायद 18 घंटे भी नहीं बचे हैं और तुम्हें बस मेरे जाने के बाद गुडियर का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। फिंच जेफ को गुडियर के साथ में खेलना सिखाता है, लेकिन जब भी बॉल फिंच फेंकता है तो गुडियर हमेशा बॉल फिंच को लाके देता है और जब जेफ बॉल फेंकता है तब भी गुडियर बॉल जाके फिंच को ही लाके देता है। उसके बाद में भी जेफ यही कहता है कि ये कुत्ता कभी मुझसे प्यार कर ही नहीं सकता। देखते ही देखते अब फिंच की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होने लगी थी, उसके खून की उल्टियां नहीं रुकी थी। इसी कारण जेफ फिंच को वैन में ले आता है। फिंच को पता था कि ये उसका आखिरी टाइम है, इसी कारण वो जेफ को जाने से पहले एक बार गुड बाय करता है और उसे गले से भी लगाता है। गाइज ये अब तक का इस मूवी का सबसे इमोशनल सीन था। अंदर आने के बाद में वो अब अपना आखिरी समय गुडियर के साथ में बिताना चाहता था। गुडियर भी उसके आसपास ही घूम रहा था और गुडियर को भी फील हो रहा था कि फिंच के पास बहुत कम टाइम है। यहाँ पे बाहर बैठे जेफ को गुडियर के रोने की आवाज भी आती है और इस बात से हम साफ समझ सकते हैं कि जेफ को क्या फील हो रहा है। उसी टाइम पे फिंच भी अपनी आखिरी सांस लेता है। तब जेफ यहाँ पे फिंच को बहुत रेस्पेक्टफुली एक कपड़े के अंदर फोल्ड करता है और जैसे फ्यूनरल किया जाता है वैसे ही ये रोबोट एक इंसान का फ्यूनरल करता है। इस समय तक जेफ को कुछ भी नहीं पता कि वो आगे जाके क्या करने वाला है, क्योंकि उसे ये समझ में आ गया था कि अब वो अकेला है। इस समय जेफ काफी ज्यादा उदास था क्योंकि उससे कई सारी चीजें गलत हो रही थी और फिंच उसे सुधारने के लिए नहीं था, लेकिन फिर भी जेफ हार नहीं मानता और चीजों को ठीक करने की कोशिश करता है। देखते ही देखते अब जब जेफ उदास था और वो बाहर आके गुडियर के साथ खेलने लगता है तो इस बार गुडियर भी बॉल लाके जेफ को ही देता है, क्योंकि गुडियर को भी पता था कि अब उसके साथ में फिंच नहीं है। अगर उसके साथ उसका कोई वेल विशर है तो वो सिर्फ जेफ है। इन दोनों को आगे जाके साथ ही रहना है। जेफ यहाँ पे फिंच के आखिरी ड्रीम को पूरा करने के लिए आगे निकलते हैं। जेफ अपनी वैन लेके गोल्डन ब्रिज गेट तक पहुंच चुका था। यहाँ पे जेफ फिंच की याद में एक बोर्ड भी लगाता है। इसी के साथ में जेफ उस रिवर के ऊपर पोस्ट कार्ड भी लगा देता है, लेकिन साथ ही साथ वो एक पेपर देखता है जिसकी एक लड़की के यहाँ होने की बिल्कुल रिसेंट डेट लिखी हुई थी। इसी के कारण फिंच उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। और इसी के साथ गाइज ये शानदार मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो आप सभी लोगों को ये मूवी कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से अगली मूवी में, तब तक के लिए टाटा।